यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एमपीटेड ग्रेड 2 मेंस एग्जाम के लिए अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th में जिस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। साथ ही आप सभी को ध्यान होगा मॉर्निंग में आपको एक सेशन मिला था जिसमें हम लोगों ने केवीएस वैकेंसीज के बारे में डिटेल करी थी, है ना। अलग अलग जिलों में जो वैकेंसीज निकली है जिसके बारे में हमने बात करी थी, है ना। तो कई सारे जिलों में ये वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर निकलती जा रही है, तो आप जरूर से इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही यदि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड अपडेट और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नोट्स, पीडीएफ, वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहे। इसी के साथ साइंस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, तो जितने भी स्टूडेंट साइंस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं अभी आपका 14 डेज का ऑफर भी चल रहा है, तो उस ऑफर के साथ आप जुड़ सकते हैं और कूपन कोड का लाभ लेकर अपने कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन से। अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रीवियस जो सेशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी तत्व के समस्थानिकों के बारे में सही है ना। समस्थानिकों से संबंधित है, जो आइसोटॉप की बात यहाँ पर करी जा रही है, जो समस्थानिकों से संबंधित है या समस्थानिकों के बारे में सही है। कोई भी दो विशेषता या कोई भी तीन विशेषता यहाँ पर सही हो सकती है। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ये क्या बोल रहा है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बारे में। ये बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ओके, एक तत्व के सभी समस्थानिक समान भौतिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, समान रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। हमें आंसर करना है समस्थानिकों के बारे में, तो नाम में ही छुपा हुआ है सम स्थान। सम मतलब समान, स्थान मतलब प्लेस, तो सम स्थान मतलब कि उनका जो समान है, जिस जगह पर वो है वो समान होगा। दैट मीन्स उनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान होगा। मतलब मेरा दूसरा वाला तो करेक्ट है। तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक हमेशा समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के कितने तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, लेकिन सबका परमाणु क्रमांक तो एक ही है। भार अलग अलग है तो क्या हुआ, परमाणु क्रमांक तो एक ही है। तो ये क्या हो गए, अपने समस्थानिक हो गए। और ये जो समस्थानिक है ये क्या करते हैं, समान रासायनिक गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुण इन तीनों के अलग अलग होंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइटियम के, लेकिन इनके जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमेशा समान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा एंड चौथा। अब आप डिफरेंस जरूर से देख ले। मान लो सेम क्वेश्चन आपको समभारिक के लिए पूछे और जहां पर भी समस्थानिक लिखा हुआ है समभारिक लिख दे, तो आप क्या करोगे कि समभारिक में अपना भौतिक गुण जो होता है वो समान होता है, तो आपका ये सी वाला कोड सही हो जाएगा। और इसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो ए वाला कोड अपना सही हो जाएगा। किसके लिए, समभारिक के लिए। ठीक है, तो एक बार अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो समस्थानिक जो होते हैं प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब समभारिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की ही संख्या अलग अलग होती है, जबकि दोनों का योगफल अगर मैं सम करूंगी तो वो इक्वल आएगा। पहला डिफरेंस तो आप इन जनरल याद रख सकते हैं कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समभारिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और समभारिक में भी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। परमाणु क्रमांक समान होते हैं और समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ याद करने का तरीका, पूरा ऐसे लंबा लंबा याद ना करते हुए एक एक वर्ड याद कर लो। समस्थानिक क्रमांक समान होंगे, समभारिक भार समान होंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, भारिक मतलब भार समान होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा। समस्थानिक की बात करूंगी, हाइड्रोजन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलवेज सिमिलर रहेगा। समभारिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। जैसे समभारिक क्या होता है, जिनका भार समान होता है। जैसे मैं कार्बन और नाइट्रोजन को ले लूँ तो ये दोनों समभारिक है। क्यों, इनका परमाणु स्थान तो अलग अलग है लेकिन दोनों का भार कितना है, 14 यहाँ पर है ना। तो अब मैं बोलूंगी कि इनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, कार्बन का 6 होता है तो 1 स्क्वायर ऐसे करके मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगी। नाइट्रोजन का लिखूंगी तो दोनों का क्या आएगा,
डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो समभारिक की यही बात खास रहती है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन समस्थानिक में तो एक ही रहेगा। रासायनिक गुण इसमें समान होते हैं, समभारिक में रासायनिक गुण धर्म समान नहीं होते हैं। इसमें भौतिक गुण अलग होते हैं, इसमें भौतिक गुण समान होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि समस्थानिक की कोई भी एक चीज याद कर लो, उसका रिवर्स समभारिक में कर लो। ऐसे करके आप इस पूरे डिफरेंस को यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो मैं समस्थानिक की बात करूँ, पर प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, और आप इसका अपोजिट करके उधर लिख देना कि भौतिक गुण समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है, परमाणु भार समान होते हैं और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसे करके आप दोनों के डिफरेंस को याद कर सकते हैं। कोई भी एक चीज, साइड की चीज याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। आपको, हाँ फिर से हम लोग यहाँ पर टेबल मेंशन कर रहे हैं। टेबल मेंशन करने से आपको ये फायदा यहाँ पर हो जाएगा कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर आंसर कर सकते हैं, टेबल को देखकर आंसर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है, एग्जाम में आपको टेबल नहीं दिखाई जाएगी। तब तक आप मेक श्योर करिएगा कि आपको ये टेबल लर्न हो जाए, आपको ये टेबल याद हो जाए। ठीक है, निम्न तत्वों को उनके घटते हुए धात्विक गुणों के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये कुछ आपको तत्व दे रखे हैं, इसमें धातु अधातु कोई भी चीज, उपधातु कोई भी चीज हो सकती है। इन्होंने बोला है कि आप इनके धात्विक गुण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, क्लियर है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर दे रखा है। ये जो है अपने थर्ड पीरियड की बात यहाँ पर कर रहा है, पहला दूसरा तीसरी लाइन में देखो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, यहाँ तक के तत्व दे रखे हैं। ठीक है, बस इसमें फास्फोरस नहीं है और सल्फर नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें दे रखी है। इसमें आपको कंपैरिजन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है, या जब भी आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे 8 प्रॉपर्टीज होती है, धात्विक गुण को लेकर, अधात्विक गुण को लेकर, रासायनिक क्रिया को लेकर, संयोजकता को लेकर, संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेकर, विद्युत ऋणात्मकता को लेकर, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार को लेकर और आयनन विभव को लेकर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग हमेशा से थ्योरी क्लास में भी सीखते आ रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने धात्विक गुण की ही होती है। तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके धात्विक गुण में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है ना। ऊपर से नीचे मतलब जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की साइड आप आएंगे, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम, ऐसे मैं नीचे बढ़ूंगी तो इसके धात्विक गुण क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ऐसे मैं रो की बात करूं या पीरियड की यहाँ पर बात करूं, आवर्त की बात करूं, तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इसके धात्विक गुण में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बात करते हैं। ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होते जाएंगे, कम, मतलब धात्विक गुण कम हुए मतलब कि क्या, अधात्विक गुण बढ़ते गए। जैसे इधर धातु है तो धीरे धीरे उधर जाओगे तो उनमें अधातु के गुण आपको दिखाई देंगे, जस्ट लाइक दिस। बोरॉन के बाद आप देख सकते हैं सब अधातु है ना। तो इसका जस्ट रिवर्स आप अधातु कर सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ जाते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुणों में पहले वो बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन, एज पर दी क्वेश्चन, धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आप यहाँ पर एरो देख ही सकते हैं, निशान लगा ही रखे ग्रेटर देन वाले। तो आप देखें कि ये जो मैं लाइन देखूं तो मैंने क्या बोला, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते जाएंगे, इसके कम होते जाएंगे। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो मेरा क्लोरीन सबसे लास्ट में आना चाहिए। और मैं देखूं तो साइन सबसे बड़े हुए लगे हुए हैं, मतलब जिस साइड मुंह खुला होता है उस साइड बड़ी चीज रखी हुई थी। तो मेरा जो है क्लोरीन की साइड मुंह बंद होना चाहिए, है ना, मतलब मुंह बंद, दैट मीन्स कि ये वाला हिस्सा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम है। तो सोडियम आगे कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी के अंदर लिखा हुआ है। तो जिनने भी अभी ऑप्शन नंबर ए और डी आंसर करा है उनका तो गलत हो गया, क्योंकि ये देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो सोडियम ही होगा, जो सबसे लेफ्ट साइड होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो मेरा आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। ठीक है, अब देख लो सोडियम के बाद लाइन से ही चलेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, अब सी वाला देख लो, सी वाले में क्या गलती थी, सोडियम के बाद इन्होंने एल्यूमिनियम लिख दिया और एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम लिखा है। हम बोल रहे हैं लाइन से चलना है, आप इसे बीच में ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन अपना सही आंसर हो जाएगा। आज इसे 3 से 4 क्वेश्चन रखे गए, लेस देन ग्रेटर देन वाले। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, घटता हुआ धात्विक क्रम है ना, तो पहले सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, और अगर इसको मैं ऐसे ही ऊपर से नीचे बनाऊं तो नीचे वाली चीजें जो है क्या होती जाएगी, धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे, है ना।
चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। इसने बोला है निम्न तत्वों को बढ़ते अधात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब क्या करना है, अधात्विक गुण बताने हैं। तत्व क्या क्या दे रखे हैं, लिथियम दे रखा है, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन दे रखा है, मतलब दूसरे आवर्त के तत्व दे रखे हैं, है ना। ये हलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार वाली चीज दिख रही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, और नाइट्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसी की बात हो रही है। अब मैंने क्या बोला, धात्विक गुण में जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं, धातु या मेटल की बात करूं, तो धात्विक गुण बढ़ता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा कि जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। क्या बोला मैंने, अधात्विक गुण जब भी बाएं से दाएं जाता है तो अधात्विक गुण में क्या होता जाता है, यहाँ पर जैसे आप इधर जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होती जाएगी, चीजें बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब आप इधर से इधर आ जाओ, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा इन सब में से, फ्लोरीन, है ना, फिर ऑक्सीजन, ऐसे अगर आप पीछे से भी आए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको एरो के फॉर्म में आपको अरेंज कर देना है। अब की बार इसने क्वेश्चन को भी बढ़ते हुए बोला है कि बढ़ते हुए अधात्विक क्रम में, अधात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने लेस देन वाला बोल दिया था, घटते हुए बोल दिया था। इसने क्या बोला, बढ़ते हुए, तो पहले सबसे कम स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अधात्विक गुण जस्ट धातु का अपोजिट है ना। तो आप पीछे से स्टार्ट करें कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इसका एक डायग्राम बनाऊं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग अपना बेरिलियम, फिर अपना लिथियम सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये किसके लिए, धातु का जस्ट अपोजिट, अधातु के लिए। अब आप देख लो कि जो जो भी अपने पास ऑप्शन में है, अपन को क्या पता है कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो फ्लोरीन की साइड मुंह खुला होना चाहिए। ये यहीं पर दिख रहा है, फ्लोरीन की साइड जो है मेरा मुंह क्या हो गया, यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। अभी तो ये चीज मेरे को दिख रही है, बाकी और आप चेक कर लो, है ना, कभी बीच वाली चीजें आगे पीछे ना कर दी हो इन्होंने। देखो, फ्लोरीन के बाद मेरा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, फिर नाइट्रोजन है नहीं क्वेश्चन में, कार्बन है, बेरिलियम है और लिथियम है, मतलब बी वाला सही है ना। बस यही चीज आपको जमानी है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इन सब में देखो फ्लोरीन की साइड मुंह बंद कर रखा है ना। दैट मीन्स ये कहने की कोशिश करे कि फ्लोरीन वीक है अधात्विक गुणों में, जबकि फ्लोरीन स्ट्रांग होगा, है ना, अधात्विक गुणों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन उल्टी साइड से पढ़े तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कार्बन, बेरिलियम एंड लिथियम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एको एल्यूमिनियम किस प्रकार के ऑक्साइड को यहाँ पर निर्मित करता है। क्या पूछा है, एको एल्यूमिनियम। अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको एका एल्यूमिनियम यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि हमने तो 118 ही पढ़ लिया, हमने तो नहीं देखा एका एल्यूमिनियम। तो देखो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि मेंडलीफ की जब आवर्त सारणी आई थी, तब तक सारे तत्वों को खोजा नहीं गया था। तो उस समय क्या था, उन्होंने एल्यूमिनियम की खोज कर ली थी। और उन्होंने क्या बोला था, एक जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी, और उन्होंने बोला था कि ऐसा प्रकृति में और भी तत्व होंगे जो एल्यूमिनियम से मिलते जुलते होंगे, जो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है उससे मिलते जुलते होंगे। इसीलिए उसने, मेंडलीव जो है, उन्होंने उस खाली स्थान को यहाँ पर छोड़ दिया और उसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम। तब तक उस तत्व की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए उसको एका एल्यूमिनियम कहा जाता है। लेकिन जब सारे तत्वों की खोज हुई है, अभी तक जो आधुनिक आवर्त सारणी आई है, तब तक उन तत्वों की खोज हुई है, तो पता चला कि वो तत्व को क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम नाम दे दिया गया। तो आपको ये बताना है कि जो जर्मेनियम है वो किस प्रकार के ऑक्साइड को निर्मित करता है, मतलब ये जो ई की वैल्यू है, ई यहाँ पर कौन होगा, है ना। सबसे पहले तो अगर ये मेरे को पता है कि जो ई है या एका एल्यूमिनियम क्या है, वो जर्मेनियम है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि जर्मेनियम जो है किस प्रकार के ऑक्साइड को यहाँ पर बनाता है, ठीक है। ठीक है, सॉरी, जर्मेनियम नहीं, गैलियम। तो एका एल्यूमिनियम तत्व जो है गैलियम है। अब गैलियम की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है। जब गैलियम एक ऑक्साइड बनाता है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E2O3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो E2O3 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एका एल्यूमिनियम जो तत्व है वो किसकी यहाँ पर बात कर रहा है, गैलियम की बात कर रहा है। ओके, एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, और संयोजकता इसकी 3 होती है, और जब ये एक ऑक्साइड बनाता है तो उसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर E2O3, है ना। मतलब आप इसको बना सकते हैं, गैलियम ऑक्साइड का E2O3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे बनाकर देखूँ तो ये हो जाएगा अपना Ga2O3,
डन यहाँ तक। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एका एल्यूमिनियम किसकी बात कर रहा है? गैलियम की बात कर रहा है। किसने दिया था? मेंडलीव ने नाम दिया था, क्योंकि तब तक उस चीज को सर्च नहीं किया गया था। और ये जो एका एल्यूमिनियम है ये संस्कृत वर्ड से यहाँ पर मिलकर बना है। एका संस्कृत का यहाँ पर वर्ड है। ठीक है, कौन से नंबर पर आता है? 31वें नंबर पर ये आता है। और सिंबल क्या होता है इसका? जी ए यहाँ पर होता है, गैलियम यहाँ पर होता है, और जो मैं जर्मेनियम बोल रही थी उसका सिंबल होता है जी ई। ठीक है, तो इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये आई गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। तीन तत्व हमारे सामने हैं, जिसमें बी, एस आई और जी दे रखा है। दैट मीन्स बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करी गई है। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों क्या है। मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड्स है, और क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब बोरॉन धातु है, सिलिकॉन अधातु है, और जर्मेनियम जो है उपधातु यहाँ पर रहेगी। क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए इसका? करिए फटाफट से आंसर करिए। कौन सी कैटेगरी में आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपधातु। कैसे उपधातु हुआ? आपको ध्यान होगा ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ग्रीन कलर में, ये सबके सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। उपधातु मतलब जो धातु गुण को भी प्रदर्शित करते हैं और जो उपधातु गुण को भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जिसमें बोरोन अपन को दे रखा है, ये बोरोन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, है ना, ये अपना जर्मेनियम हो गया, ये आर्सेनिक हो गया, है ना, ये एसबी अपना हो गया, ये टैलेनियम यहाँ पर हो गया, ये पैलेडियम यहाँ पर हो गया, है ना, ये एंटीमनी अपना एसबी एंटीमनी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? उपधातु की कैटेगरी में यहाँ पर आती है। ओके, तो आप ये काउंट कर सकते हैं, 3 2 5 और 2 7 जो है अपनी पूरी आवर्त सारणी में उपधातुएं होती है। तो बोरॉन, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये उपधातु की मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? चलिए, क्या आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? देखो पूछा क्या गया है, निम्न तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपन को क्या करना है? अरेंज करना है। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हमने शुरुआत करी थी लेस देन ग्रेटर देन से। इसने क्या बोला है? परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में आप क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं या हम लोग आवर्त की या पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो परमाणु त्रिज्या की बात हो रही, तो जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पर क्या असर आना चाहिए? या परमाणु त्रिज्या जो है एटॉमिक रेडियस या उसके आकार की बात करूं, तो त्रिज्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना। आपको ध्यान ही है ये वाली चीज, प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें भी हम लोग परमाणु त्रिज्या के क्वेश्चन कर रहे थे। तो जब भी बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु त्रिज्या कम होगी, और जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु त्रिज्या या जो परमाणु का आकार है उसमें क्या होता जाता है? इंक्रीमेंट होता जाता है। अब हमारे पास जो तत्व है वो कौन सी कैटेगरी से है? मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, इधर से मेरे को क्या दे रखा है इन्होंने? फ्लोरीन दे रखा है और नाइट्रोजन दे रखा है। मेरे को पता चल गया कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इनकी साइज क्या होती जाएगी? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या जो है कम होती जाएगी। मतलब जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा होगा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर मेरा नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ये कार्बन, बोरॉन, फिर बेरिलियम और लिथियम। तो मुझे लेस देन ग्रेटर देन के साइन यहाँ पर समझ में आ गए। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग ऐसे जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? लिथियम होगा। तो देख लो लिथियम की साइड मुंह खुला हुआ किसका है? इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, और इधर तो लेस देन का लगा हुआ है, मतलब या तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा या फिर दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अरेंज कर लो, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के बाद मेरा कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, ये रहा, और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी सबसे छोटा था, लेकिन इस दोनों को आगे पीछे कर दिया गया है। यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको लाइन से चलना है, आगे पीछे नहीं करना है। अगर फ्लोरीन से स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लोरीन से इधर चलते जाओ, है ना, और लाइन से बताओ कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम, है ना। इन्होंने इस बेरिलियम और नाइट्रोजन में कंफ्यूज कर रखा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कि सबसे बड़ा जो परमाणु का आकार होगा या परमाणु त्रिज्या होगी वो लिथियम की होगी, फिर उससे कम बेरिलियम की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कर लिया बढ़ते क्रम में अरेंज। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। निम्न तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के आधार पर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए। अब तत्व क्या क्या है मेरे पास? क्लोरीन है, एस्टाटीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर मैं देखूँ तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन मेरे लास्ट वाले 17वें वाले में आते हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो अपन ने याद कर ही रखा है समूह 17 समूह 18 को। तो जैसे ही बोला क्लोरीन मतलब याद आ गया था कि ये 17वें वाले में होंगे, है ना। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सबसे मोटा, कौन सबसे बड़ा होगा। तो अपन को पता है जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो पत्थर पानी में डूबता है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनका आकार क्या होता जाएगा? भारी होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एस्टाटीन सबसे भारी होगा, है ना, मतलब बड़ा होगा। अपन ऐसे याद करने के लिए बोल रहे हैं। परमाणु त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी? एस्टाटीन की। एस्टाटीन से कम आयोडीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की, फिर उससे कम क्लोरीन की और फिर सबसे कम अपने फ्लोरीन की। ठीक है, तो अब बस इसको अरेंज कर लो। एस्टाटीन की साइड मुंह खुला हुआ किस में दे रखा है? इन दोनों में दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के 3 आंसर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एस्टाटीन की साइड ये 3 आ रहे हैं। एस्टाटीन के ऊपर आयोडीन होना चाहिए, ये लिखा हुआ है आयोडीन और ये लिखा हुआ है आयोडीन, मतलब अभी भी ए और डी में से एक होगा। आयोडीन के ऊपर क्या होना चाहिए? ब्रोमीन होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रोमीन के ऊपर क्लोरीन होना चाहिए, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि देखो, एस्टाटीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन लाइन से लिख रखे और ऊपर वाले में देखो पहले क्लोरीन लिख दिया और उसके बाद ब्रोमीन लिखा। इनका कहना है कि ब्रोमीन का आकार सबसे छोटा होगा, लेकिन ब्रोमीन से भी छोटे आकार के क्लोरीन है और फ्लोरीन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 भी आपका क्या हो गया यहाँ पर? गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अपन देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज देखो, एस्टाटीन से कम आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर क्लोरीन का। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे शफल हो सकते हैं बट अपन को मेन चीज पता है, सबसे बड़ा एस्टाटीन होगा। क्लियर है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? जब भी आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो मैंने बोला था आपको 8 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे आने के बारे में। तो इसने बोला है कि जब भी आप बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तो कौन सी चीज गलत होगी? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति यहाँ पर घटती जाती है। तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 16 यही था कि जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी धात्विक प्रवृत्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये बात तो अपनी सही है। संयोजक की इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, है ना। जैसे कि अपन जब भी बात करें कि लिथियम में 3 नंबर पर है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसका डेफिनेशन में अभी आपको दिखा दूंगी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन धातु और अधातु का कैसे निकाला जाता है। सेम एज इट इज बेरिलियम का हो गया, तो बेरिलियम का नंबर 4 होता है, मतलब पहली कक्षा में 2 और बाद वाली कक्षा में 2, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 यहाँ पर हो गई। ठीक है, जैसे क्लोरीन की एक होती है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, आवर्त सारणी में बाएं से जाते जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी क्या? हाँ, डेफिनेटली बढ़ेगी। इधर 1 है, इधर 2 है, तीसरे वाले में जाओगे तो 3 होगी, तो ऐसे करके क्या होती जाती है? वो 1 से 8 तक बढ़ती जाती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं क्या? नहीं। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, क्योंकि अगर आप इधर वाली चीजों को देखेंगे तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, न कि उनका त्याग करते हैं। राइट, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते हैं। जैसे जैसे आप उधर जाते जाएंगे तो इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी धातुएं बैठी हुई है, इधर अधातुएं बैठी हुई है, तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इनके ऑक्साइड अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अम्लीयता इंक्रीज होती जाएगी, है ना, क्योंकि अधात्विक गुण यहाँ पर बढ़ता जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। कैसे हमने ये जवाब दिए? तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये केवल जो पीरियड है बाएं से दाएं जाना है उनकी विशेषता है कि धात्विक गुण कम होता जाता है, अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती जाती है, पहले घटती है और फिर बाद में बढ़ती है। संयोजकता 1 से 4 बढ़कर 4 हो जाती है और उसके बाद घटते घटते 0 यहाँ पर हो जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो जाती है? 1 से 8 हो जाती है। तो हमने बोला था बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कम होती है, जैसे अपन अभी लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन किए थे। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के जो
भास्मिक गुण का जो बेसिक नेचर है क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा। दैट्स वाई जो इनका जो भास्मिक गुण बेसिक नेचर है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ठीक है। और जो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रासायनिक बंध बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। जो सबसे बाहरी कक्ष होगा वो उसका क्या कहलाएगा, संयोजी कक्ष कहलाएगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है। एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसीलिए ऑक्साइड, क्लोराइड, ये सारी चीजें यहाँ पर बनती है। किसी भी तत्व की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइनें नहीं समझ में आई है कि धातुओं की संयोजकता कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स उसकी संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। दैट मीन्स वो किसी के भी साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। जस्ट लाइक मैंने बनाया NaCl, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है। क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 होते हैं, तो इसको क्या चाहिए, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम के साथ साझा कर लेगा, इसीलिए आपका NaCl का फॉर्मूला बनता है। मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे सकता है, इसीलिए आपका हमेशा MgCl2 बनता है। क्यों, अब आप देखो कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर सकता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ यहाँ पर हो जाएगा, या प्लस प्लस अभी मैं लिख देती हूँ, मतलब ये 2 किसी को दे सकता है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, Cl2 लिखा है मतलब 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक, जैसे कि मैं लिखती हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस मतलब इसके बाहरी कक्ष में क्या हो गया, 7 है, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए, तो ये एक मैग्नीशियम से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक और क्लोरीन आएगा और वो क्या करेगा, वो भी मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपना MgCl2 का फॉर्मूला बना देगा। अभी मैं इसको लुईस स्ट्रक्चर से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लुईस स्ट्रक्चर से इसको कैसे देखा जा सकता है। तो MgCl2 का कंसेप्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो MgCl2 का फॉर्मूला बना लेगा। तो ये तो धातु हो गया। अब क्लोरीन अधातु की बात करें तो क्लोरीन का जो विन्यास है या जो क्रमांक होता है वो 17 होता है। ठीक है। अगर आप इसके कक्ष को फिल करेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 बचेंगे। अब ये इसको क्या चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने कक्षक को पूर्ण करने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, आप हमेशा क्या करें, 8 में से एक माइनस कर दें। दैट मीन्स इसको क्लोरीन को क्या चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसके बाहरी कक्ष में 2 है, तो अब ये 6 देने के बजाय ट्राई करेगा कि इसको कोई 2 उधार देकर ही अपने अष्टक को पूर्ण कर ले। तो 8 में से 6 माइनस कर लो, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2 यहाँ पर हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से संयोजकता यहाँ पर निकाली जाती है। धातुओं की तो डायरेक्टली निकल जाएगी, और ऑक्सीजन या जो अधातुओं की अपन बात करते हैं तो उसको आप माइनस करके निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको बाहर से उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तत्व X जो है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। तत्व X जो है, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक भी बहुत अधिक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है। आवर्त सारणी में यह संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता होगा, या किस, इसमें से वो कौन होगा, आप ये बता सकते हैं इन चारों में क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। और ये क्या है कि ये Cl2 बनाएगा। तो एक तो अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। Na, आपको बस X की जगह ये वैल्यू रखनी है चारों ऑप्शन की। NaCl2 क्या पॉसिबल है क्या, उसके बाद MgCl2 पॉसिबल है क्या। अगर ये चीजें आपको क्लिक कर रही है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, नहीं तो अपन पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। ठीक है, AlCl2 हो गया, आप आंसर करते जाइएगा तब तक। इसमें से कौन सी चीज सही लग रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो लिखने में भी अजीब लग रही थी कि भाई ये फॉर्मूला ही गलत लिख दिया है। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूँ तो सोडियम के पास तो एक ही है, इसके बाहरी कक्ष में, मतलब मैं बोलूँ इसकी संयोजकता जो है वो कितनी है, एक ही है। तो
क्लोरीन की दो कैसे हो सकती है, मतलब एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन होना चाहिए। मैग्नीशियम की संयोजकता दो होती है, तो एक मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन हो सकते हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तीन होती है। संयोजकता आपको पता है ना, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। तो पहली कक्षा में दो, दूसरी कक्षा में 8, बाहरी कक्षा में 3। मतलब ये क्या कर सकता है, इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, जो ये किसी के साथ साझा कर रहा है। या तो ये दे सकता है या फिर ये ले सकता है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन हो सकते थे, 3 हो सकते थे। ऐसे ही 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन हो सकते थे, SiCl4, 4 क्लोरीन हो सकते थे। दैट मीन्स ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर SiCl4 होना था, यहाँ पर AlCl3 होना था, यहाँ पर MgCl2 आपका बिल्कुल सही है, और NaCl1 होना था, डायरेक्टली NaCl होना था। जिसने बोला है कि कौन सा तत्व पॉसिबल है, केवल क्लोराइड के साथ MgCl2 यहाँ पर पॉसिबल है। कुछ समझ आया हमने क्या किया? मैं आपको एक बार लुईस स्ट्रक्चर से इसको दिखाती हूँ। हमने क्या बोला, अगर आप संयोजकता समझ गए तो ये समझना बहुत ही आसान है। क्लोरीन को आपको पता है कि क्लोरीन को केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन आकर उधार दे दे, ये चीज आप समझते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये किसी को दे सकता है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रख दिया कि कोई मुझसे ले लो, और क्लोरीन ने बोला कि कोई मुझे एक दे दो। तो इन दोनों ने यहाँ पर क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किससे मिल गया, सोडियम से मिल गया, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, अब मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैग्नीशियम क्या बोलता है कि कोई मुझसे दो इलेक्ट्रॉन ले लो और मेरे को फ्री कर दो। तो क्लोरीन क्या बोलता है, ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं अपने भाई क्लोरीन को लेकर आता हूँ। क्लोरीन का जुड़वा भाई क्लोरीन 2 है, तो ये क्लोरीन अपने जुड़वा भाई क्लोरीन 2 को लेकर आता है और मैग्नीशियम के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो एक क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन में 7 होते हैं बाहरी कक्ष में, तो ये एक क्लोरीन का, ठीक है, और एक किसका हो गया, अपना मैग्नीशियम का हो गया। इन दोनों की पार्टनरशिप हो गई। और क्लोरीन का जुड़वा भाई क्लोरीन 2 है ना, तो इसकी पार्टनरशिप हो गई, ये क्लोरीन का और ये मैग्नीशियम का। तो MgCl2 फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन गया, है ना। जो कि अभी इसने HCl2 पूछा था, तो Cl2 केवल वो ही कर सकता है जिसके संयोजी कोश में या बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन हो, जो अपने दो किसी और के साथ दान कर सकता है, तभी वो जो है HCl2 वाला फॉर्मूला बनाएगा। नाउ AlCl3 कैसे बना? मैंने देखा कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो एल्यूमिनियम बोलेगा कि मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा। तो क्लोरीन क्या बोलता है कि हम 3 जुड़वा भाई हैं, तो क्लोरीन अपने तीनों के साथ, मतलब ये तीनों भाई मिलकर आते हैं और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। सेम सिलिकॉन बोलता है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं केवल उन्हीं को दूंगा जिनका यहाँ पर 4 भाई होंगे। तो क्लोरीन बोलता है कि हाँ, हम चारों अपनी परिवार के 4 सदस्य आ जाते, तो क्लोरीन परिवार से 4 सदस्य आते हैं, चारों क्लोरीन आते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि आप सिलिकॉन से चारों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए। तो ये बन गया अपना AlCl3, और ये बन जाएगा अपना SiCl4। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हो इस लैंग्वेज को। NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, SiCl4 हो गया। कैसे हुआ? संयोजकता के आधार पर। क्लोरीन एक ले सकता है, सिलिकॉन 4 दे सकता है ना। तो इस बेसिस पर हमने ये आंसर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसने पूछा यही था कि HCl2 कौन बना सकता है जिसके बाहरी कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो दो क्लोरीन के साथ साझा कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आंसर कर दिया Mg। अगर ये पूछता कि HCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने क्या करा है, एक क्लोरीन के साथ साझा करा है, मतलब इसने एक दिया होगा और इसने एक लिया होगा, तो अपना NaCl आंसर हो जाता। अगर ये बोलता HCl3, तो हमको ये पता चल जाना था कि यहाँ पर 3 क्लोरीन आए हैं, मतलब कि ये जो है 3 क्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, AlCl3 दे सकता है। अगर ये होता HCl4, तो हमको पता चल जाता कि 4 क्लोरीन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिए हैं, तो 4 कौन दे सकता है, सिलिकॉन यहाँ पर दे सकता है। ऐसे ये क्लोराइड के लिए है, ऐसे ये ऑक्साइड के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये XO2 दे देता कि कौन ऑक्साइड बना सकता है, या O3 दे सकता, O4 दे देता, तो आपका भी सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगता। ऑक्सीजन की संयोजकता के साथ आप दूसरे तत्व की संयोजकता को मैच करते। ऑक्सीजन की संयोजकता को सोडियम के साथ, ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? आपको ये ध्यान होगा कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
है ना। ये लाइन अपन ने पढ़ी है थ्योरी में कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और उपधातुएं अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड बनाती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, उपधातु, जिसमें आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। अब आप देखो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व, 7 मतलब ये किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, मैग्नीशियम की बात कर रहा है। 12 नंबर पर मैग्नीशियम है और 19 नंबर पर अपना आ जाएगा पोटेशियम। अब आपको ये चीज भी ध्यान है कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने बाएं से दाएं जाने पर बात करते हैं, और इन जनरल भी दिख रहा है लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तो धातु है, और अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अधातुएं बनाती है। तो नाइट्रोजन क्या एक प्रकार की अधातु है। तो परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है वो क्या करेगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि अधातुएं जो है अम्लीय ऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजन एक अधातु है, तो अपना आंसर अधातु वाला हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करके किसी भी तरीके से, तो जनरल एक क्वेश्चन था, ऐसे करके वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, अम्लीय क्षारीय कौन बनाएगा, तो ये बीच वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना। तो इस तरीके से जो भी पूछे वो आपको आंसर करना है। बस टेबल की जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में हम लोग टेबल देख रहे हैं अपनी समझ के लिए। बाकी जब तक आपके दिमाग में टेबल नहीं है तो आप कैसे करोगे, ये तो हर क्वेश्चन के साथ टेबल लगा रखी है ताकि पढ़ने में भी आपको आसानी हो। है ना। बाकी आप प्रैक्टिस ऐसे करिएगा कि बिना टेबल के आपका आंसर आना चाहिए। जैसे आपको ध्यान हो गया कि 7वें नंबर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो गैस है, तो वो तो अधातु हो गई ना। तो अधातु कभी भी अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके। चलिए, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर बैक टू बैक निकलने वाली है, और कई सारी जो आ रही है हम लोग उसका अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। है ना। तो मेक श्योर कि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और जो केवीएस वैकेंसी वाली डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपके शहर में भी केवीएस की वैकेंसी निकलेगी। और अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू देना टेम्परेरी बेसिस पर, तो ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है। बाकी मैं अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट का वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।